हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा PSSB क्लरिकल 2018 6/5/2018 को जो इसका एग्जाम हुआ था, उसमें जो जर्नल स्टडी यानी कि जो जीके के क्वेश्चन है उनका हम लोग फुल डिटेल के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंह। ओके, इसके अलावा PSSB के रिगार्डिंग हमारे जो है ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर है, बहुत कम फीस के अंदर हम लोग ये बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं। अगर आप PSSB के रिगार्डिंग कोई भी हमारा कोर्स देखना चाहते हैं तो बालाजी एजुकेशन पॉइंट की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये iOS पे और एंड्रॉयड दोनों पे एप्लीकेबल है। इवन आप इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो PSSB का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। मैंने YouTube पे क्या देखा कि कोई बंदा पेपर डिस्कस करवा रहा है तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता है और सिर्फ आंसर बता देता है कि बी ऑप्शन इसका आंसर। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको उस क्वेश्चन के पीछे की कहानी समझाऊंगा। वो क्वेश्चन किस एरिया में से है, मिडाइवल हिस्ट्री में से है, एंशियंट हिस्ट्री में से है, मॉडर्न में है, करंट अफेयर में से है, क्यों पूछा गया, उसके रिगार्डिंग क्या एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है, वो सारी डिटेल के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, इस एग्जाम के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जनरल स्टडी का मिलेगा 2018 के, दैट इज 31 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर पूछा गया है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एक आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। भारत का एक आयोग है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका मेन वर्क क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। और इसका मेन काम होता है भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न जो क्रॉप्स हैं, अलग अलग जो फसलें हैं, उनका MSP तय करना, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना, न्यूनतम मूल्य को तय करना। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस सीजन आने से पहले फसलों का MSP की रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भेज देता है और फाइनल डिसीजन उसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ही लेना। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है 1965 के अंदर बना था। याद रखिए कि CACP वाज फॉर्म्ड इन 1965 और बाद में 1985 के अंदर इसको रीनेम्ड किया गया। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा है। तो बना कब है, 1965 के अंदर। रीनेम्ड कब किया गया है, 1985 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी रहेगा कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस जो है भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करता है खेती बाड़ी मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 32 और 32 क्वेश्चन में पूछा गया, ये टैग लाइन के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिकली आप इसको स्टैटिक जीके बोल सकते हो या जर्नल अवेयरनेस बोल सकते हो। ये आपको किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगा, ना पॉलिटी में, ना ज्योग्राफी में, ना हिस्ट्री में, ना इकोनॉमिक्स में। ये जर्नल क्वेश्चन है, जर्नल अवेयरनेस का। कहता जी एक स्लोगन दिया गया है, स्लोगन का नाम है थिंक डिफरेंट, अलग सोचो, थिंक डिफरेंट। ये स्लोगन निम्नलिखित में से किस बिजनेस कंपनी का ब्रांड लोगो या ब्रांड स्लोगन रहा है। ठीक है, थिंक डिफरेंट 1997 से लेकर प्यारे बच्चों 2002 तक ये स्लोगन था एप्पल कंप्यूटर्स का। इसका एप्पल कंप्यूटर्स का स्लोगन था 1997 से लेकर 2002 तक। दैट इज योर थिंक डिफरेंट। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM बहुत बड़ी एक IT कंपनी है IBM। इसका जो स्लोगन है वो सिर्फ है थिंक। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एप्पल का था थिंक डिफरेंट, IBM का है थिंक ओनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विप्रो ये एक IT कंपनी है, इसका स्लोगन याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो 32 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको A यानी कि एप्पल मिलेगा। 1977 से लेकर 1997 से लेकर 2002 तक इस कंप्यूटर कंपनी का जो स्लोगन था वो था थिंक डिफरेंट। मूव टू 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों।
गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन इंडियन ज्योग्राफी से है। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के पास जितना भी लैंड है, भारत के पास जितना भी जमीन है, उस जमीन का कितना प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, उस जमीन का कितना प्रतिशत एरिया जंगल के अंदर है। अब इस क्वेश्चन को भाई या तो आप 2018 की नजर से देख सकते हो, या इस क्वेश्चन को आप आज यानी कि 2021 की नजर से देख सकते हो, क्योंकि 2018 में फॉरेस्ट एरिया का प्रतिशत अलग होगा, 2021 में फॉरेस्ट प्रतिशत एरिया अलग होगा। तो मैं आपको आज के नजरिए से बताऊंगा, हम आज की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि भाई एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की 2019-20, ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है ऑन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत का लगभग 71.22 मिलियन हेक्टेयर 71.22 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। टोटल एरिया का 71.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। अगर मैं इसको भारत के टोटल एरिया का प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 21.67 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22% बनता है। भारत के टोटल एरिया का 71.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट के अंदर है आज के समय पर, जो कि पूरे भारत के टोटल एरिया का 21% यानी कि लगभग 21.67% यानी कि 22% बनता है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरेस्ट एरिया पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, यानी कि भारत का आज का टोटल एरिया का 22% एरिया फॉरेस्ट के अंडर है। अब एक बात और याद रख लो, 22% एरिया तो भारत का फॉरेस्ट के अंदर है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग भारत के टोटल एरिया का 2.89% एरिया अंडर ट्री है। ठीक है, एक तो फॉरेस्ट के अंदर है, ये किसके अंदर है, अंडर ट्री, यानी कि जिसके अंडर पेड़ लगे हुए हैं, जिसपे सिर्फ पेड़ लगे हुए हैं, जिसपे वृक्ष लगे हुए हैं, फॉरेस्ट नहीं है। 21.67% एरिया फॉरेस्ट का है, 2.89% एरिया भारत का जो है अंडर फॉरेस्ट है। तो लगभग 24.56% भारत के टोटल एरिया पर आपको ट्री लगे मिलेंगे, या जिन पे आपको वृक्ष लगे मिलेंगे, और उसमें से फॉरेस्ट का कितना है, लगभग 22%। ये एक्स्ट्रा बातें हैं भाई, याद रख लेना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, या इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। भारत का जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है किस राज्य में है? भारत का भाई जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया आपको भारत का मिलेगा एमपी के अंदर। ठीक है, एक खास तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम मंगरूव फॉरेस्ट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मंगरूव फॉरेस्ट होता क्या है, उसके लिए आपको मेरी ज्योग्राफी की वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐप पे जाके जनरल स्टडी का एक इंडिविजुअल कोर्स आता है वो देख लो। ठीक है, मंगरूव फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज्यादा मंगरूव जंगली खेता जेड़ा है वो गुजरात च पाया जाता है अज दी घड़ी। दूजे नंबर पे सब तो ज्यादा उड़ीसा च पाया जाता है। सबसे ज्यादा मंगरूव फॉरेस्ट जो है इंडिया में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में। और दूसरे नंबर पर कहां पाया जाता है? उड़ीसा। तो 33rd क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन 22। ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन, बात याद रखिएगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे लिख के बताएंगे कि इंडिया के पास जो लैंड एरिया है, इंडिया के पास जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है? क्या वो 1.54% है, क्या वो 2.4% है, क्या वो 2.7% है, या 2.8%? भारत के पास जो जमीनी एरिया है, भारत के पास जो एरिया है जिसमें पूरा संपूर्ण भारत है, वो पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत एरिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन इंडियन इकोनॉमी से है। ठीक है, आज के टाइम पे ये स्टैटिक जीके का हो गया, उस समय लगभग ये करंट का क्वेश्चन था। 2017 का करंट का क्वेश्चन है और 2018 के पेपर में डाला हुआ है। क्वेश्चन है मर्ज का मतलब होता है मिश्रण, मिक्स होना। जब दो बैंक इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा बैंक छोटे बैंक नू पैसे दे के उन्होंने मर्ज कर लेंदा, और पेड अप कैपिटल खरीद लेंदा है। ठीक है, कहना इन्हां चों किहड़ा बैंक है जिहड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विच मर्ज नहीं होया? सब तो पहला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय पार्लियामेंट्री एक्ट जुलाई 1905 के तहत बना है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार। ये याद रखिए। एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा कहां पर, मुंबई के अंदर। ये भी बात आपको भाई एक्स्ट्रा तौर पर याद रख लेनी है। और इस समय एसबीआई के जो चेयरपर्सन है, इस समय जो एसबीआई के चेयरपर्सन है उनका नाम है दिनेश कुमार। उनका नाम है दिनेश कुमार। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। डेट है भाई 1 अप्रैल 2017। डेट क्या है, 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को बहुत सारे लगभग 4 से 5 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया। ठीक है, पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 1 अप्रैल 2017 को इसको मर्ज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। प्लस नेक्स्ट है जी आपके पास दूसरा बैंक था भारतीय महिला बैंक। ये भी 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के साथ मर्ज हुआ, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक ये भी मर्ज हुआ था भाई, याद रखना। नेक्स्ट तीसरा आपके पास है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये भी भाई आपको 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ था, मर्ज हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नहीं हो सकता, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर नहीं हो सकता, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ भारतीय महिला बैंक नहीं हो सकता। तो एक ही ऐसा बैंक है भाई जो बचा, वो कौन सा है, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब 1994 में बना था और उस समय इसका हेडक्वार्टर गोवा के पणजी में होता था। उस समय इसका हेडक्वार्टर गोवा के पणजी में होता था, लेकिन बाद में सेंचुरियन बैंक 2008 में एचडीएफसी, क्योंकि ये खुद एक प्राइवेट बैंक था सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, एचडीएफसी के साथ क्या हो गया था, मर्ज हो गया था भाई। तो इसलिए 34th का आंसर आएगा सी, सेंचुरियन बैंक। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में कह रहा है नेम द इंडियन जज, भारतीय जज का नाम बताइए, हु हैज बीन री-इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द नवंबर 2007। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे ही बता दूं कि भाई जी इस क्वेश्चन का आंसर दलवीर भंडारी है, तो क्या पता चलेगा कि मैं जीके का टीचर हूं, क्या टैलेंट है मेरे अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पास्ट क्या है, जब तक ये मैं ना बताऊं तब जीके का टीचर जीके का टीचर। खैर, इस क्वेश्चन में पूछा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर आपको द हेग नीदरलैंड के अंदर मिलेगा। द हेग नीदरलैंड। हेग के अंदर एक जगह है पीस पैलेस। द हेग के अंदर एक जगह है पीस पैलेस, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर काम करती है, उसका एक ऑर्गन है, एक तरीके से उसका एक हिस्सा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मेन काम क्या है, जब दो कंट्रियों के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद हो जाए तो वो विवाद टेबल पर बैठकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के नेताओं को बिठाकर सॉल्व किया जा सके, उसके लिए एक कोर्ट है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, रिसेंटली एग्जांपल है भारत का एक सिटीजन था कुलभूषण यादव, अगर आपको पता हो, पाकिस्तान ने उसे पकड़ रखा है, पाकिस्तान उसे फांसी देने वाला था, इंडिया आईसीजे पहुंच गया कि आप हमारे सिटीजन को कैसे फांसी दे सकते हो बिना किसी कसूर के, तो आईसीजे ने कुलभूषण यादव की फांसी पे रोक लगा दी। इस तरीके के काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड, याद रखिए। सबसे पहले भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए जज चुने गए थे। एक चीज मैं यहां पर और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बना था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल जजेस की संख्या 15 होती है और एक जज का जो टाइम होता है भाई वो 9 ईयर्स यानी कि 9 साल होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर टोटल जजेस की संख्या 15 होती है, एक जज का जो टाइम या टेन्यूर होता है वो 9 ईयर होता है। पहले भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए जज चुने गए उनका नाम था सर बेंगोली रॉय। सर बेंगोली
रॉय, सर बेंगोली रॉय 1952 में ये चुने गए थे। सर बेंगोली रॉय के बाद डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह का नाम आया। सर बेंगोली रॉय के बाद दूसरे भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दैट इज योर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तीसरे भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए उनका नाम था आर स्वरूप पाठक, आर स्वरूप पाठक। और जो दोबारा चुने गए या चौथे नंबर पर भारत का फोर्थ ऐसा सिटीजन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए जस्टिस गया उसका नाम था दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी। ये 2012 तक चुने गए थे, 2012 में फिर से री इलेक्ट हुए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा दलवीर भंडारी। ये याद रखना है आपको, इतनी एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी करंट का है, ठीक है। इसको भी हम दो नजरियों से देखेंगे। 2018 में इसका सिनारियो अलग था, 2021 में इसका सिनारियो अलग है। तो मैं आपको आज का डाटा बताऊंगा, आज का आंसर बताऊंगा। कहता जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। पिछली बार का पेपर देखेंगे तो शायद उसमें आंसर जर्मनी मिलेगा 2018 में, लेकिन आज के टाइम पे जर्मनी नहीं है, टोटली रॉन्ग। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सोलर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है चाइना, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है चाइना। नंबर 2 पे है आपके पास यूएसए, नंबर 3 पे है भाई आपके पास जापान, और नंबर 4 पे है आपके पास जर्मनी, और 5वें नंबर पर है आपके पास हमारा प्रिय भारत, इंडिया। 6वें नंबर पर है वियतनाम, ठीक है। 6 तक नहीं जाना, मैंने बता दिया वैसे आपको, मेरे पास टॉप 10 की लिस्ट है, पहले 5 याद रखिए। सोलर पावर का उत्पादन करने वाला प्रोड्यूसर के तौर पर आज के टाइम पे चाइना है 2020-21 के अकॉर्डिंग, याद रखिए। भारत ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट कहां लगाया? भारत ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट लगाया पंजाब के अमृतसर के अंदर, कीप इन माइंड, पंजाब के अमृतसर के अंदर, जिसकी टोटल कैपेसिटी थी 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट, कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला सोलर पावर प्लांट पंजाब के अमृतसर में लगा। भारत का पहला फर्स्ट कंप्लीट सोलर एनर्जी से चलने वाला, फर्स्ट कंप्लीट सोलर एनर्जी से चलने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा था? तो वो था कोच्चि, अभी भी है वैसे, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, याद रखिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन फिर इंडियन इकोनॉमी से है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो आप देखें तो या तो वो अभी तक या इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है या वो अभी तक करंट अफेयर को टारगेट कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रेट यानी कि दर है जिसको आरबीआई डिसाइड करता है। ऐजी केड़ी दर है बाजार दी विच इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सी दर को तय करता है, डिटरमाइन करता है। सबसे पहले याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है। आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को बना था, 1 अप्रैल 1935 को बना था, और आरबीआई जो है 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिए। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब कोई चीज जन्म से प्राइवेट है हमने उसे खरीद के सरकारी बना दिया, दिस प्रक्रिया इज नोन एज द नेशनलाइजेशन। क्लियर है? 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई का जो हेड होता है उसे गवर्नर बोलते हैं। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, याद रखिएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ या ओ स्मिथ। अगर पूछा जाए आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे
सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अब आरबीआई बाजार की महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज इशू करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, दोज पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू मनी आर नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसीज। ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪॉलिसीज ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪॉलिसीज ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਂਦਾ CRR, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ प्रतिशत कैश ਤੁਸੀਂ आरबीआई ਨੂੰ रिजर्व करवाओगे, दैट इज कॉल्ड CRR। कभी डिटेल में समझाऊंगा। CRR कैश रिजर्व रेशो। दूसरे नंबर पर टूल होता है रेपो रेट, रीपरचेज एग्रीमेंट, रेपो रेट। तीसरे पे होता है आपके पास SLR, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। चौथे नंबर पर होता है आपके पास बैंक रेट, और एक 5वें नंबर पर होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें कौन कौन सी दरें हैं? एक तो CRR है, SLR है, बैंक रेट है। तो यानी कि 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है ये रहे बी के अंदर। ये डिसाइड करती है कौन भाई? हमारी आरबीआई। खत्म। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट में बताना। भारत के इकलौते ऐसे आरबीआई के गवर्नर, भारत के इकलौते ऐसे आरबीआई के गवर्नर का नाम बताओ जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। बताइए कमेंट बॉक्स में। मूव टू द भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। 38 जो है ये तो मैथ का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन सर आपको पहली वीडियो में करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। हम बढ़ रहे हैं 40th क्वेश्चन के अंदर। विच गुरु इज द दसम ग्रंथ रिलेटेड टू? निम्नलिखित में से कौन से गुरु जी हैं जिन्ना दा डायरेक्ट रिलेशन है दसम ग्रंथ या 10वें पातशाह दा ग्रंथ? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पंजाब जीके चो, सिख इतिहास चो मेरी पंजाब जीके दी 4 घंटे 51 मिनट की वीडियो है। अज तक किसी भी पंजाब जीके का क्वेश्चन तो बाहर नहीं आया। 1000 MCQ लिख के सॉल्व करवाया है। 3.25 लाख बंदियां ने इन्हू देख चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। इन्हू देख लो। ठीक है। यूट्यूब पे जाके सर्च मार लो पंजाब जीके बालाजी एजुकेशन पॉइंट। खैर अगे बढ़ते हैं। किहड़े गुरु जी नाल दसम ग्रंथ रिलेटेड है? ऑब्वियसली गुरु गोबिंद सिंह जी नाल। आंसर आ गया गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ होर रचनावां। एक गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है जाप साहिब, याद रखिए जाप साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। एक गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है चंडी दी वार, चंडी दी वार याद रखना है। ठीक है जी, चंडी दी वार गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। ठीक है। तीसरी है जी जफरनामा, जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा फारसी दे विच पर्शियन भाषा दे विच औरंगजेब नूं लिखा गया सी दीनानगर च बैठ के। चौथी रचना है बचित्र नाटक, 10वें पातशाह दी चौथी रचना है जी बचित्र नाटक। ठीक है जी। पंजवीं रचना है 10वें पातशाह दी अकाल उस्तत, अकाल उस्तत। ये सारिया महत्वपूर्ण रचनावां ने गुरु गोबिंद सिंह जी, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, ये याद रखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। कहता जी हाउ मैनी टाइम्स बाबर अटैक ऑन पंजाब इन ऑल? पूरे आपके समय काल दे विच बाबर ने कितनी बार पंजाब ते अटैक किया? गूगल करके देख लो, गूगल भी इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिंदा। कदे गूगल थोनू 3 दूगा, कदे गूगल 4 दूगा। राइट आंसर है बाबर ने पंजाब ते 5 बारी हमले किए, 5 टाइम्स अटैक किया। ठीक है। बाबर की एक लड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कद हुई? 1526। पूछा जाए सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई कद हुई? 1556, लगभग 30 साल बाद। याद रखियो क्वेश्चन। नेक्स्ट पानीपत की तीजी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कद हुई 1761 दे विच। बाबर जिहड़ा सी फरगना दा राजा सी, याद रखना फरगना दा राजा सी। 12 साल की उम्र च आ गया सी इंडिया च, 12 साल की उम्र च फरगना दा राजा बन गया सी। फरगना नियर युजबेकिस्तान प्रेजेंट डे। याद रखिए। फर्स्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया कौन है?
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਗਲ वंश की स्थापना की, वो है बाबर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन आता है बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा है काबुल के अंदर। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल के अंदर। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली के अंदर। उसके बाद आता है अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा, सिकंदराबाद, नियर आगरा, सिकंदराबाद। ठीक है जी। फिर आता है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का मकबरा है लाहौर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, फिर है जी, चलो बस ये 4 याद रखना एक्स्ट्रा तौर पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, 42 क्वेश्चन है। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, इस समय उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति ने वेंकैया नायडू। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट, देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में एक उपराष्ट्रपति का होना जरूरी है। आर्टिकल 63 टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज है 35 ईयर से ज्यादा चाहिए, मोर देन 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो नोन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी ਹੁੰਦਾ है। वाइस प्रेसिडेंट ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾइस प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, वाइस एंड वर्सा। याद रखिए, जे प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾइस प्रेजिडेंट ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called as the पंजाबी स्क्रिप्ट। पंजाबी ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन आंदा है पंजाबी ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। पंजाबी is the successor of which language। पंजाबी is the successor of ਸੌਰਾਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੌਰਾਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ। पंजाबी ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ ਸੌਰਾਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ। ਮੂਵ ਟੂ ਬਾਈ 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन कह रहा है, कहता जब शेरशाह सूरी ने, सूरी वंश का राजा सी, संस्थापक सी शेरशाह सूरी, जिन्हें जीटी रोड का निर्माण कार्य पूरा करवाया। शेरशाह सूरी तो हारन तो बाद हिमायू किदे वल्ली चला गया, हिमायू ने अपना मुंह किधर कर लिया, तो हिमायू किदे वल्ली चला गया सी, हिमायू लाहौर वल्ली चला गया सी। हिमायू मूव टूवर्ड्स लाहौर, लाहौर रुकिया नहीं, लाहौर हुंदा हुंदा अगे चला गया सी। ठीक है, शेरशाह सूरी ते हिमायू दे विच 2 युद्ध होए ने जिहड़े याद रखने। एक होया 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੋਸਾ। 1539 ਚ ਹੋਇਆ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੋਸਾ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਕਦ ਹੋਇਆ, 1539 ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ, ਕਨੌਜ यूपी ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਲਗ੍ਰਿਮਸ। बैटल ऑफ बिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ये दोनों मेन युद्ध ने जिहड़े कि हिमायू ते शेरशाह सूरी दे विचकार होए ने, ये याद रखियो। एक हिमायू दी बायोग्राफी है, बायोग्राफी का नाम है हिमायूनामा। हिमायूनामा किने लिखी है, हिमायू दी स्टेप सिस्टर या हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, गुलबदन बेगम ने। याद रखिएगा, क्लियर है जी। चलिए जी, पहली वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 45th क्वेश्चन के अंदर।
अगर पॉसिबल हुआ तो मैं थोड़ी देर बाद ही सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।